Welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 30th May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स कवर करेंगे. We're going to talk about the need to compensate for unlawful arrest. Then we'll see the Azerbaijan and Armenia's conflict, followed by the issue of mining in Hasdeo forest. So these are the three important articles that we're going to cover in this particular video. So let's get started. So हमारे पहले आर्टिकल का जो टाइटल है that is the need to compensate for unlawful arrest. So this is basically about the probe which was conducted by the former NCB officials, which was about the consumption of drugs on board a cruise ship. This seemed to be a malicious and motivated probe. बेसिकली यहाँ पे जो आरिन खान का जो केस था उसकी रेफरेंस यहाँ पे दी गई है कि जो प्रोब किया गया था बाय द फॉर्मर एनसीबी ऑफिशियल, दिस अपीयर्स टू बी दैट वाज मैलिशियस एंड इट वाज अ मोटिवेटेड प्रोब. तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल में हम सबसे पहले तो हमारा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है इसके बारे में समझेंगे. इस पूरे केस का बैकग्राउंड क्या था, इस इशू का बैकग्राउंड क्या था वो देखेंगे. एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन रेज किया गया है अबाउट द नीड टू कंपनसेट फॉर द अनलॉफुल अरेस्ट, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर, इसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. तो एनसीबी की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी 1986 में कॉन्स्टिट्यूट किया था. फंक्शंस अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेस के थ्रू ये कोऑर्डिनेशन एक्शन के जैसे काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, एनडीपीएस एक्ट के अंदर जो अथॉरिटीज़ आती हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, कस्टम्स एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, एनी अदर एक्ट जिसके अंदर जो इन्फोर्समेंट के जो प्रोविजंस हैं दैट इज़ ऑफ द एनडीपीएस एक्ट इन 1985. सो फॉर दैट द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कोऑर्डिनेट्स थ्रू इट्स एक्शन. तो यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ द काउंटर मेजर्स अगेंस्ट द इलिसिट ट्रैफिक अंडर वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल, ताकि जो इलिसिट ट्रैफिकिंग है वो यहाँ पे ना हो. इसी के साथ साथ दे प्रोवाइड असिस्टेंस टू द कंसर्न अथॉरिटीज़ इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो. किसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर द सेम कॉज ओनली, फॉर द प्रिवेंशन एंड सप्रेशन ऑफ द इलिसिट ट्रेड. जो यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेटेड जो एक्शंस हैं वो बाकी मिनिस्ट्रीज़ के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहते हैं इन ऑल दी मैटर्स विच रिलेट टू दी ड्रग एब्यूज़. सो यहाँ पे जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है हम ये समझ सकते हैं कि ये एक एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है और ये एक एनफोर्समेंट एजेंसी के जैसे काम करती है थ्रू इट्स जोन एंड सब जोन्स which for all the issues which are related to the drug abuse or the illicit traffic of it. Now after that comes the background of this entire issue. See, जो raid हुई थी, the raid was on the vessel and जिसमें कहा गया था कि इस raid के दौरान narcotics कुछ substances थे जिनका seize किया गया, and after that several people were arrested as well. Even though nothing was seized and agencies made that sensational claims in the court about them being part of an international drug trafficking network, and यहाँ पे कुछ messages को भी लेकर आया गया था कि जो कि WhatsApp in the form of evidence. लेकिन जो special investigating team दिल्ली से जो आई थी, it kind of cited some of the lapses in its initial investigation only and the lack of some prosecutable evidences also. एंड यहाँ पे जो आरिन खान और कुछ और लोगों को जो इन्वॉल्व किया गया था उन सब को जो चार्जशीट उनके खिलाफ फाइल की गई थी उससे एक्सक्लूड किया गया. सी, हमें ये जो केस की डिटेल है ये हमसे कोई नहीं पूछने वाला कौन कौन से केस में था. इट इज़ जस्ट दैट कि आगे चल के यहाँ पे जो इशू रेज हो रहा है ऑफ द अनलॉफुल अरेस्ट हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और इस आर्टिकल में उस इशू को एड्रेस किया गया है थ्रू दिस इशू जो कि रिसेंटली ये एनसीबी के केस के अंदर हुआ है. दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. तो जो लैप्सेस यहाँ पे हुए थे कि एक तो जब शिप को सर्च किया गया तो उसे वीडियोग्राफ नहीं किया गया, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं की गई टू प्रूव की कंजम्पशन हुई है. इवन व्हेन आरिन खान्स फ़ोन वाज एग्जामिन्ड एंड उसके जो मैसेजेस देखे गए दैट वाज डन विदाउट एनी लीगल बेसिस.
तो जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम थी उन्होंने अपने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ही ये प्रूव कर दिया था कि जो एविडेंसेस हैं दे आर लैक ऑफ प्रोसिक्यूटेबल एंड काफ़ी सारे लैप्स जो एनसीबी की जो इस रेड के अंदर और उसके बाद जो अरेस्ट हुए हैं इसके अंदर हैं. Now coming to the main issue, what is the need of the hour? See, agencies made amends for this mischief which was done by the initial set of investigators by applying the standard of proof beyond reasonable doubt, which presents in its final report also. So it is also the time that government should come out with a legal framework for compensating those who were jailed without proof. This is important. For all those who were jailed without any proof, तो उनको किस तरह से compensate किया जाए, for that government should come up with a legal framework. Because India does not have a law on the grant of compensation to those who were maliciously prosecuted. इसलिए हम इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं. Section 358 of CRPC, it basically provides for fine to be imposed on a person on whose complaint a person is arrested without sufficient ground. तो अगर किसी पर्सन ने किसी ग्राउंड के बिना अगर कंप्लेन कर दी तो जिस इंसान ने कंप्लेन की उनके ऊपर फाइन लगता है. तो इस प्रोविज़न को एक्सपैंड करना चाहिए. एंड नाउ दे शुड बी कंपनसेशन बाय द स्टेट ऑल्सो फॉर दिस अननेसेसरीली अरेस्ट. तो जो सेक्शन 358 इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई होता है ये स्टेट के ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए. एंड इसे लेकर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी यही रिकमेंड किया है दैट एक लॉ एनैक्ट होना चाहिए जिसके अंदर इस तरह के जो केसेस हैं वहाँ पे कंपनसेशन मिले एज एन एनफोर्सेबल राइट. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अज़रबैजान और आर्मेनिया के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है. सो देयर इज़ अ ब्रेकअवे रीजन इन द साउथ कॉकेशियस जहाँ पे लगातार क्लैशेस होते रहे हैं बिटवीन अज़रबैजान एंड आर्मेनिया. दिस ब्रेकअवे रीजन इज़ ऑफ नागोर्नो काराबाख. साउथ कॉकेशियस में नागोर्नो काराबाख नाम का ब्रेकअवे रीजन है विच हैज़ बीन सेंटर ऑफ 3 wars एंड मल्टीपल क्लैशेस बिटवीन अज़रबैजान एंड आर्मेनिया. तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि वेयर इज़ नागोर्नो एंड काराबाख लोकेटेड. अभी हम इसका मैप देखेंगे. तो नागोर्नो और काराबाख ये एक लैंडलॉक्ड माउंटेनियस और फॉरेस्टेड रीजन है जो कि अज़रबैजान की बाउंड्रीज़ के अंदर फॉल करता है. नागोर्नो काराबाख को आर्मेनियन अर्स्ताख के नाम से पुकारते हैं. एंड दे से दैट कि यहाँ पे आर्मेनियन एथनिक पॉपुलेशन रहती है एंड विद एन अज़ेरी माइनॉरिटी, कि अज़ेरी माइनॉरिटी है और यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली आर्मेनियन पॉपुलेशन रहती है. ये साउथ कॉकेशियस रीजन में लोकेटेड है एंड इट काइंड ऑफ स्ट्रैंडल बिटवीन द बॉर्डर ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया. एंड इट इज़ काइंड ऑफ रफली मेड अप ऑफ मॉडर्न डेज आर्मेनिया, अज़रबैजान एंड जॉर्जिया. ये जो ब्रेकअवे रीजन है, द कैपिटल ऑफ दिस नागोर्नो एंड काराबाख, इट इज़ स्टेपनाकेट. एंड इस स्टेपनाकेट के अलावा शूशा इज़ अनदर मेजर रीजन इन दिस पर्टिकुलर एरिया. तो नाउ इफ़ यू सी द मैप, अब आपको क्लियरली नज़र आएगा. इफ़ यू विल सी दिस इज़ नागोर्नो काराबाख, द ब्रेकअवे रीजन विच इज़ प्रेजेंट होल्स ओनली इन अज़रबैजान. लेकिन इस ब्रेकअवे रीजन को लेकर अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है. सो नाउ इस कॉन्फ्लिक्ट का जो बैकग्राउंड है वो जानना भी इम्पॉर्टेंट है दैट हाउ डिड दिस कॉन्फ्लिक्ट ओवर दिस नागोर्नो एंड काराबाख बिगिन. सो नागोर्नो और काराबाख ओरिजिनली वंस इट वाज पार्ट ऑफ द आर्मेनियन किंगडम एंड इट हैज़ बीन रूल्ड बाय सेवरल एम्पायर्स. यहाँ पे ऑटोमन्स, पर्शियन, रशियंस, इन सब ने यहाँ पे रूल किया है. लेकिन बाद में आर्मेनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया ये सेपरेट रिपब्लिक्स बन गए और जो अज़ेरीज़ हैं उन्होंने अपने आप को नागोर्नो काराबाख के रिपब्लिक के अंदर इनकॉर्पोरेट किया. सोवियट्स ने ओरिजिनली नागोर्नो काराबाख को एज एन ऑटोनॉमस ओब्लास्ट डिक्लेयर किया इन अज़रबैजान टेरिटरी, डिस्पाइट कि यहाँ पे आर्मेनियन पॉपुलेशन मेनली रहती है. एंड जैसे ही सोवियत पावर धीरे धीरे 1980s में ख़त्म होने लगी तो आर्मेनियन पॉपुलेशन जो नागोर्नो काराबाख की है उन्होंने अपना डिज़ायर किया दैट वी वांट टू बिकम पार्ट ऑफ आर्मेनिया.
एंड इसे लेकर 1988 में वोटिंग भी ऑर्गेनाइज की गई। फिर 1991 में यूएसएसआर की डिसोल्यूशन हो गई। तो उस टाइम पे नागोर्नो काराबाख ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी डिक्लेयर किया, बट दिस इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनली। जिसके बाद एक ओपन वॉर शुरू हो गया बिटवीन आर्मेनिया एंड अज़रबैजान, जहाँ पे आर्मेनिया ने कुछ 13% ऑफ अज़रबैजान की टेरिटरी है उसका कंट्रोल ले लिया। ये वॉर 1994 के अंदर एंड होता है, दोनों कंट्रीज़ में सीज़ फायर करवाई जाती है एंड दिस वाज ब्रोकर्ड बाय रशिया। बट इससे भी इन फ्यूचर जो मल्टीपल फ्लेयर अप्स यहाँ पे होने वाले थे वो भी यहाँ पे प्रिवेंट नहीं हुए। 2016 में जो रेबल्स हैं और जो अज़रबैजानी मिलिट्री जो है दे जो क्लैश था इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ 4-day वॉर, जिसके बाद फिर सीज़ फायर हुई। देन 2020 में अगैन आर्मेनिया और अज़रबैजान के बॉर्डर पे अगैन फ्रेश क्लैशेस हुए। यहाँ पे 6 वीक वॉर चली जिसमें जो अज़ेरी फोर्सेस थे दे टुक बैक टेरिटरी, जिसमें इंक्लूडिंग 40% ऑफ द नागोर्नो काराबाख। तो ये जो बैकग्राउंड है इस पर्टिकुलर रीजन का, ये यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है। सो हियर वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पीस टॉक्स विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिन्स्क ग्रुप। तो मिन्स्क ग्रुप हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दिस वॉज क्रिएटेड बाय OSCE, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। एंड मिन्स्क ग्रुप के अंदर आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में टॉक्स करवाई गई ताकि एक पीसफुल सोल्यूशन निकल सके about the Nagorno-Karabakh conflict. And this group was chaired by Russia, US and France. तो इस ग्रुप में 3 प्रपोजल्स आते हैं 1990s। 1997 में द पैकेज डील आती है जिसके अंदर कहा जाता है कि there would be simultaneous removal of Armenian forces from the occupied area and there would be determination of the Nagorno and Karabakh status, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर 1997 में स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आती है जिसमें कहा जाता है कि जो आर्मेनियन फोर्सेस हैं इनका जो विड्रॉल है वो ग्रेजुअल स्टेप्स में होगा एंड धीरे धीरे जो रिफ्यूजीज़ हैं, जो डिस्प्लेस्ड रिफ्यूजीज़ हैं, उनको रिटर्न किया जाएगा। एंड ये जो हॉस्टिलिटी चल रही है इसको फ्यूचर रेजोल्यूशन के साथ, टॉक्स के साथ एंड किया जाएगा एंड जो नागोर्नो काराबाख इशू है इसकी फ्यूचर रेजोल्यूशन दी जाएगी, लेकिन इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर 1998 में कॉमन स्टेट प्रपोजल आता है जिसमें कहा गया कि जो नागोर्नो काराबाख है इसे एक सेपरेट पासपोर्ट दिया जाए, लॉ इन्फोर्समेंट, करेंसी। वेयर एज क्योंकि ये अज़रबैजान की जो इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड बॉर्डर्स हैं ये उसमें प्रेजेंट है, तो इसीलिए नागोर्नो काराबाख को एक सेपरेट पासपोर्ट और एक लॉ इन्फोर्समेंट और करेंसी दी जाए। बट जो एंट्री है अज़ेरी फोर्सेस की, दिस वुड बी barred विदाउट नागोर्नो काराबाख्स अप्रूवल and Armenian people of this region would have the right to vote in the Armenian elections also, लेकिन इस प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर 2007 और 2009 में मैड्रिड प्रिंसिपल्स आते हैं एंड इन प्रिंसिपल्स में कहा गया कि जो 7 काराबाख डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका कंट्रोल अज़रबैजान को दिया जाए, बाकी इसमें सेल्फ गवर्नेंस करवाई जाए, इस एरिया में एक कॉरिडोर लिंक दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू आर्मीनिया। And people, those who are living in this area, they should be given the opportunity to express their will. Also जो यहाँ पे refugees हैं उनको अलाउ किया जाए so that they could return and कुछ पीस कीपिंग ऑपरेशंस को यहाँ पे सेटअप किया जाए। और इसे लेकर 2017 में भी मिन्स्क ग्रुप ने एक और मीटिंग करवाई, लेकिन इसमें भी कोई बड़ा कॉन्क्रीट आउटकम निकल के बाहर नहीं आया ना। यहाँ पे बाकी कंट्रीज़ का क्या रोल रहा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टर्की की अगर हम बात करें सो दिस कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली टर्न्ड इनटू अ रीजनल वन, स्पेशली आफ्टर 2016 वॉर एंड स्पेशली जब इसमें टर्की ने अपनी एंट्री दिखा दी। तो जो अज़ेरीज़ हैं और जो टर्क्स हैं दे शेयर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स, बिकॉज जो अज़रबैजान्स हैं दे आर टर्किक एथनिक ग्रुप एंड दे हैव अ मिक्स्ड हेरिटेज एंड दे स्पीक लैंग्वेज जो कि एक ही टर्किक फैमिली को बिलोंग करती है। इट्स अ काइंड ऑफ इट्स ब्रांच ओनली। तो 2020 में टर्की ने अपनी सपोर्ट अज़रबैजान को ऑफर की विद द लाइन दैट इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिंग द इंटरेस्ट टू द फॉर्मर टेरिटरीज ऑफ ऑटोमन एम्पायर। फिर यहाँ पे आ गया रशिया। रशिया ने एक स्मॉल मिलिट्री आउटपोस्ट बना लिया अलॉन्ग द आर्मेनियन बॉर्डर
और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैसिव एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की, जिससे कि जो सीरिया का जो इदलिब रीजन है वहाँ पे भी जो टर्किश बैक्ड मिलिटेंट्स थे उनके अगेंस्ट एयर स्ट्राइक की गई। तो टर्की केम इन द फेवर ऑफ अज़रबैजान एंड रशिया केम इन द फेवर ऑफ आर्मीनिया। तो जो रशिया के प्रेसिडेंट थे दे एक्सेप्टेड द अज़रबैजानी विक्ट्री एंड दे ensured that the Azeri forces will remain out of the major Nagorno-Karabakh territory. But here the most important point is कि फ़िलहाल अगर हम करंट टाइम की बात करें, so where do the peace talks stand now? तो जो भी मिन्स्क ग्रुप के जो एफर्ट्स थे वो largely unsuccessful रहे, but Baku saw an opportunity to introduce its own peace proposal. This basically calls for the recognition of Nagorno-Karabakh within the Azerbaijani territory. और यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पे एक पोटेंशियल पीस ब्रोकर के जैसे उभरा और यहाँ पे जो स्पेयर हेडिंग मीटिंग्स करवाएंगे बिटवीन बोथ द कंट्रीज, बट द आर्मीनियन प्रेसिडेंट हैज़ बीन फेसिंग दिस सिविलियन अनरेस्ट and there's protest which basically is kind of ousting him for agreeing for these peace talks. So Armenians are also asking Turkey, which had allied itself to Azerbaijan, to recognize the 1915 Armenian genocide. तो आर्मीनिया के अंदर ये अनरेस्ट है कि इस तरह जो पीस टॉक्स हैं कि जी नागोर्नो काराबाख अज़रबैजान की टेरिटरी के अंदर लाई करता है, इसे एग्री ना किया जाए, इसे लेकर इवन आर्मीनिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सिविल अनरेस्ट चल रहा है. एंड देन लास्टली वी हैव द इशू ऑफ द बैटल ओवर माइनिंग इन छत्तीसगढ़ हसदेव फॉरेस्ट. तो रिसेंटली छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने एक गो अहेड दिया फॉर कोल माइनिंग अंडर द सेकेंड फेज ऑफ पासरा ईस्ट केते बसान PEKB कोल ब्लॉक. वहाँ पे गो अहेड दिया गया फॉर कोल माइनिंग, बट देयर इज़ सम इशू रिलेटेड टू द हसदेव्स फॉरेस्ट एंड द माइनिंग. लेट्स सी वो क्या है. सबसे पहले जो हसदेव अरांड फॉरेस्ट है इसकी लोकेशन की बात करते हैं. छत्तीसगढ़ के नदरन पार्ट में हसदेव अरांड फॉरेस्ट प्रेजेंट है. काफ़ी अच्छी बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे और साथ ही में कोल डिपॉजिट भी है. ये जो फॉरेस्ट है ये कोरबा, सूजापुर और सरगुजा डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वहाँ पे ये लाई करता है और यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्राइबल पॉपुलेशन भी प्रेजेंट है. हसदेव फॉरेस्ट का नाम हसदेव रिवर से डिराइव होता है, विच इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी जो कि यहाँ से फ्लो करती है. ये एक लार्जेस्ट अनफ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट है जो कि सेंट्रल इंडिया में प्रेजेंट है. यहाँ पे मेनली साल और टीक फॉरेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा. ये माइग्रेटरी कॉरिडोर भी है. यहाँ पे एलिफेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं. आप इस मैप में भी हसदेव अरांड कोल फील्ड और जो कोरबा है इस फॉरेस्ट की लोकेशन देख सकते हैं. इट लाइज इन द नदरन पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़. नाउ कमिंग डाउन टू द मेन स्टेटस ऑफ माइनिंग ओवर हियर. तो यहाँ पे जो हसदेव अरांड कोल फील्ड है ये काफ़ी बड़े एरिया में स्प्रेड है. 1880 स्क्वायर किलोमीटर तक ये प्रेजेंट है. 23 कोल ब्लॉक्स यहाँ पे आते हैं. हियर वी हैव एन एरिया विच जिसको नो गो जोन डिक्लेयर किया गया था बाय सेंटर इन 2009. लेकिन फिर माइनिंग की जो डिमांड थी वो 2010 के अराउंड पिकअप होने लगी. तो छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने रेकमेंड किया कि इस एरिया का जो फॉरेस्ट है उसे क्लियर करना चाहिए और इस एरिया को डाइवर्ट करना चाहिए फॉर दी पासरा ईस्ट एंड केंते बेसान कोल फील्ड. लेकिन फिर जब जून 2011 आया तो जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने इसके अगेंस्ट रिकमेंडेशन दी अगेंस्ट दिस डाइवर्टिंग ऑफ द फॉरेस्ट लैंड फॉर माइनिंग. बट उसके बाद एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने अपना जो डिसीजन है उसे ओवर रूल किया और कहा कि भाई यहाँ पे कोल माइनिंग की जा सकती है, ऐसे डेंस फॉरेस्ट वाले एरिया में भी कोल माइनिंग की जा सकती है. 2012 में फॉरेस्ट क्लियरेंस ग्रांट की गई बाय मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट फॉर द माइनिंग इन द फर्स्ट फेज इन दिस एरिया. हालांकि बहुत सारे केसेस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग हैं. मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने फिर से सेकेंड फेज़ माइनिंग का अप्रूव किया. अब यहाँ पे आपको थोड़ा एक और चीज़ समझनी होगी.
राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जो कि छत्तीसगढ़ के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है फॉर इट्स कोल सप्लाई, जिसके थ्रू राजस्थान की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है। तो डिमांड बढ़ी एंड जो फॉरेस्ट एरिया था उसे डाइवर्ट किया गया फॉर द माइनिंग पर्पस। तो फिर आते हैं अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पे जो माइनिंग की गई, कहा जाता है कि दिस अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दिस रीजन। जब फॉरेस्ट को क्लियर किया गया तो इससे हैबिटेट लॉस हुआ। इसी की वजह से जो मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के जो इश्यूज़ हैं वो एग्रेवेट हुए। कम्युनिटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट हुआ। देयर वर मेनी पीपल दोज हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, आइडेंटिटी एंड कल्चर, बिकॉज 90% जो हाउस होल्ड्स वहाँ पे प्रेजेंट थे दे वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। लेकिन इस फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से उनकी डिस्प्लेसमेंट हुई और फर्दर जो आदिवासीज थे उनको मार्जिनलाइज किया गया। बट यहाँ पे भी जो 4 ब्लॉक्स में माइनिंग की जा रही थी, तारा, पसरा, PEKB, केंते एक्सटेंशन, उसे कंसिडर किया गया, उसे बैक किया गया एंड विद स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स। तो ये तो सारा बैकग्राउंड था। करंट इशू की अगर हम बात करें तो 2021 में अराउंड 300 किलोमीटर लॉन्ग मार्च वॉज अंडरटेकन बाय 350 पीपल फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज़। रायपुर के पास की ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने ये मार्च किया, जिसमें इलीगल लैंड एक्विजिशन को एलिज किया गया। देयर वर लोकल वीमेन इन सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ जिन्होंने ट्री हगिंग कैंपेन स्टार्ट किया एज द ट्रीज वर बीइंग कट फॉर द माइनिंग प्रोजेक्ट इन द हसदेव अरण्य रीजन। तो वो चिपको मोमेंट जैसी यहाँ पे दोबारा तस्वीरें सामने आई। हालांकि माइनिंग इस रीजन में अभी भी चल रही है। As per the policy for the no-go zone was not finalized, so mining is still going on. So you should know that कि छत्तीसगढ़ का जो हसदेव फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे माइनिंग को लेकर एक बैटल चल रही है। अज़रबैजान आर्मीनिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एक ब्रेक अवे रीजन को लेकर, विच इज़ नागोर्नो काराबाख, ये पता होना चाहिए। एंड देन अनलॉफुल अरेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए या फिर कंपनसेट करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, ये आपको आज की इस वीडियो से एक आइडिया होना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।